नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। उत्तराखंड समेत देश के 5 राज्यों में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है और राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं। अपना डंडा झंडा एजेंडा लेकर सारे दल मैदान में है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जिसकी स्थापना 2000 में हुई और उसके बाद से लगातार ये कहा जाता रहा कि नहीं, राज्य अलग होने के बाद, उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद इस राज्य का विकास होगा, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। लेकिन बहुत कुछ भी नहीं बदला, ऐसा लग रहा है। पहाड़ों से पलायन बढ़ा है, नए कोई उद्योग कारखाने नहीं लगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण और जानकारी है कि तमाम देश के तमाम प्रदेशों में तमाम नए जिले बने, तमाम नई तहसीलें बनी, लेकिन उत्तराखंड में कोई भी नया जिला नहीं बना। देवस्थानम बोर्ड को लेकर बहुत दिनों से लोग नाराज थे। पहाड़ की मूलभूत समस्याएं क्या हैं? पहाड़ से पलायन, रोजगार, खेती, इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं पहाड़ों में हैं। जब से ये राज्य बना, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, यही दोनों उलट पलट के सत्ता में रहे। इस बार एक तीसरे दल आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में जन सरोकारी राजनीति का प्रयास किया है और जन सरोकारी राजनीति का वादा करके यह दल जनता के बीच में गया है। इस दल ने एक ऐसे सैनिक को अपना चेहरा बनाया है, मुख्यमंत्री का, जिन्होंने केदारनाथ त्रासदी के बाद उसकी पुनर्स्थापना और उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार के लिए बहुत बड़ा काम किया। उत्तराखंड में हम बात कर रहे हैं कर्नल अजय कोठियाल की। रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में चेहरा है और लगातार इस कड़कड़ाटी ठंड बर्फबारी में भी वो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उत्तराखंड को यूं कहें कि एक नए तरीके की राजनीति वहां वो कर रहे हैं। और बड़ी उम्मीदों के साथ में उत्तराखंडियों के पास वो गए हैं कि अगर बिजली, पानी, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, स्कूल, दवाई, अगर इन मुद्दों पर अगर कोई राजनीति कर रहा है उत्तराखंड में खुलकर, दबी छिपी बातें सारे दल करते हैं, तो वो आम आदमी पार्टी है और कर्नल कोठियाल उसके झंडा बरदार हैं। एक लंबे चुनावी अभियान के बाद एक छोटा सा विराम लिया है कर्नल कोठियाल ने। कर्नल कोठियाल हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है आपका कर्नल कोठियाल साहब। बहुत नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपने चैनल के जरिए आपने हमको मौका दिया है कि हम भी अपने पॉइंट्स कन्वे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल साहब, जो अभियान आपने छेड़ा है उत्तराखंड को एक नई राजनीतिक दिशा की ओर ले जाने के लिए, उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको एक नए तरीके की राजनीति से जोड़ने, क्योंकि राजनीति, बहुत सारे लोग राजनीति शब्द को बहुत बुरा मानते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि जब बच्चा पैदा होता है उसी वक्त से राजनीति शुरू हो जाती। राजनीति के बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि जन सरोकारी राजनीति आपने शुरू की है। तो एक तो उत्तराखंड के लोगों के पास आप जा रहे हैं, कैसा आपका चुनाव अभियान चल रहा है, कहाँ किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत दुर्गम प्रदेश से आते हैं और आप तो वहीं पले बढ़े हैं, वहीं आगे बढ़कर देश की सेवा आपने की है। तो कैसा आपका चुनावी अभियान चल रहा है कर्नल कोठियाल? पहले तो शुरू में हमें भी लगता था कि ये जो राजनीति है किस प्रकार की होगी, कैसे लोगों की सोच बनती होगी, कैसे हम अपने को इसमें एक्सेप्टेबल बना पाएंगे। लेकिन अब ना देखता हूं कि अगर बात करें तो एक समाज को अच्छे तरीके से किस प्रकार से चलना चाहिए, समाज में हम सब रहते हैं, हमारी क्या अपेक्षाएं होती हैं, जनता की क्या अपेक्षाएं होती हैं सरकार की तरफ से, ताकि सब लोग खुश रहें। अब उसी चीजों को देखते हुए जब हम एक फौजी तरीके से धीरे धीरे राजनीति में आए,
तो हमको मौके मिले केदारनाथ पुनर्निर्माण 4-5 साल जो मैं रहा, तो काफी अच्छे मेरे को एक्सपीरियंस मिले जनता की सोच को किस तरीके से लेते हैं। और आज क्या हो रहा है कि जनता अ, जो 21 साल पहले उत्तराखंड के जो सवाल होते थे, जो लगते हुए सवाल बोलते हैं, वो उसकी वजह से एक आंदोलन जनता ने करा, और उस आंदोलन में जो उम्मीदें थी कि अब हमारी सरकार होगी, अब हमारा यहाँ पे जो चुनेंगे उसमें हमारे भेजे हुए विधायक होंगे, तो उन्हें ना बेसिक चीजें पता होंगी। जी लेकिन जैसे आपने बोला कि वाकई में ये चीजें तो ना बिल्कुल ही 21 साल में टूट गई हैं बुरी तरह से। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो हो गया, जब ये खत्म हो गया तो उसकी वजह से रिजल्ट आया कि पहाड़ों से पलायन होना शुरू हो गया। लोगों की जो मूल जरूरतें थी वो खत्म होनी शुरू हो गई। और फिर धीरे धीरे ये भी दिखना शुरू हो गया कि भ्रष्टाचार तो हमारे सिस्टम में ऐसा बैठ गया है कि कोई भी आदमी देखता है बेसिक जगहों से भी करप्शन शुरू होता है। आज आम आदमी पार्टी, जिसको हमने ज्वाइन करा है, इस पार्टी ने वही मुद्दे जो हमारे होते थे जब हम उत्तराखंड यूपी से अलग बने, उन्हीं मुद्दों को इन्होंने दिल्ली में साबित करके दिखाया है। उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम आगे लेके चल रहे हैं। तो दोनों चीजें हैं, कुछ तो कॉमन होते हैं, कुछ रीजनल मुद्दे होते हैं। जनता की एक्सेप्टेंस काफी ज्यादा आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम जब समझा रहे हैं उनको, अलग अलग गारंटी स्कीम्स हैं, किस प्रकार से हमने पहले फ्री बिजली देंगे तो कैसे वो प्रोवाइड होगी, किस प्रकार से रोजगार देंगे, वो हमने जब इनको बताया तो जी। जनता में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है काफी ज्यादा। कर्नल साहब, जिस सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी आप वहीं पर होंगे, जैसा सूचना थी मेरे पास कि आप लगातार वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। वहाँ वहाँ कैसा कैसा अनुभव हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है? क्योंकि मैं एक वीडियो आपका देख रहा था, आप जब किसी दरवाजे जाते हैं, किसी जना के पास जाते हैं, तो ज़्यादातर उत्तराखंड में, चूंकि देश सेवा में लोग लगे हुए हैं, सबसे ज़्यादा फौजी मुझे लगता है उत्तराखंड में ही होंगे। तो चूंकि आप भी फौजी हैं, एक सैनिक हैं, तो आप फ़ोन मिलाते हैं उस बंदे को जो कहीं पोस्टेड होता है, फिर उसके बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि भाई मैं आपके पापा के पास खड़ा हूँ, आपकी मम्मी के पास खड़ा हूँ, आपके चाचा के पास खड़ा हूँ। ये किस तरह का अभियान है और इसके क्या, किस तरीके से आपको इसका जो नज़रिया है, जरिया है, वो क्या लग रहा है कि कैसे, क्या ये कैंपेन का आपका ये अपना तरीका है? यहाँ पे ना क्या हो रहा है, मेरे को भी नहीं पता कैसे लोग किस प्रकार से आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे मैं पहली बार जब उत्तराखंड में इंडियन आर्मी से पोस्टिंग आया तो उत्तरकाशी में आया था जी। उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्था में 5 साल में रहा। यहीं से मैं गया केदारनाथ पुनर्निर्माण के लिए। यहीं पे मैंने सबसे पहले यूथ फाउंडेशन जो संस्था है वो खोली। यहीं से मैंने कई लोगों के घर, कई लोगों के इलाज वो कराने के प्रोसेस करे। तब मैं जब जा रहा हूँ ना जगह जगह, जैसे आपने वो कोट करा एक एग्जाम्पल, तो अचानक उसकी माँ और पिताजी दोनों खड़े हो गए लड़के के, और वो एक थाली लेके आ गए, थाली में पिठाई, टीका लगाते हैं, वेलकम करते हैं, और एक थैला मेरे को पकड़ा दिया। जी। उस थैले में 1100 रुपए थे। तो तब उन्होंने बताया कि मेरा जो लड़का है वो यूथ फाउंडेशन कैंप से भर्ती हुआ और उससे आपकी बात कराते हैं। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। वहीं देखते हुए लग रहा था, लगता भी है, देखते हुए लग रहा था कि फिर उसकी आंख से ना आंसू निकल लग गए। कहती है मेरे लड़के ने ये घर हमारे लिए बनाया है, बढ़िया घर बना रखा है। जी। कहती है मेरे को 4000 रुपए महीना वो हमेशा भेजता है। तो वो सब चीजें सुन करके मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था। ऐसे कई इंसिडेंट हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, जहाँ पे लोग खुल करके आकर के और अब हमें भी बता रहे हैं कि मेरे बच्चे को तूने फलानी जगह भेजा था। केदारनाथ में सर मैं आपके साथ में था, सर मैंने नंदा देवी राजजात में वो 17,000 में जो ऊपर काम कर रहे थे, उन 3 भाई जो थे उनमें से एक मैं हूँ जो काम कर रहे थे। कोई बोल रहा है मेरे लड़के का इलाज आपने कराया था। तब जब ऐसी चीजें आती है ना समाज के बीच से, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। आपको गिफ्ट मिल रहे हैं। गिफ्ट क्या मिल रहे हैं? देसी घी का डब्बा, यहाँ की लोकल दाल, लोकल सब्जियां, और पिठाई तो लोग इतना लगा रहे हैं ना, पिठाई मतलब 101 रुपए की एक पिठाई, वो पिठाई तो इतना लगा रहे हैं, एक दिन में 20-20, 25-25 घरों से मेरे को वो मिल रही है। मेरे को तो लगता है मैं इलेक्शन जो है उस पिठाई से ही इलेक्शन लड़ूंगा, गंगोत्री से, जो कि एक बहुत पावन जगह है। जी जी, बहुत बहुत अद्भुत अनुभव है कर्नल कोठियाल, बहुत अद्भुत अनुभव है ये बहुत किस्मत वालों के अनुभव मिलता है। और राजनीति में नेता को अगर, चूंकि आपने वो काम किया है, आपने गंगोत्री का जिक्र किया, आपने उत्तरकाशी का जिक्र किया, कुल मिलाकर वास्तव में अपने आप में ये इस तरीके का मान सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने काम किया है वहाँ पे। और अगर जिस परिवार का बच्चा आज आपकी वजह से रोजगार में है, तो जाहिर सी बात है वो परिवार आपका कृतज्ञ है। वही कृतज्ञता वो चाहे टीका करके,
चाहे पिटाई देकर, जो भी हो वो आपके प्रति व्यक्त कर रही है। अब कुछ मुद्दों पर आते हैं कर्नल साहब। क्या वास्तव में इस समय क्या मुद्दा क्या बन रहा है वहां उत्तराखंड में, मुद्दा क्या बन रहा है? देखिए, यहाँ पे ना जो मेन जो जरूरतें हैं, महिलाएं जिस चीज के लिए बहुत आगे आ रही हैं, वो कह रही हैं कि हमने तो मेहनत बहुत करी है, हम रोज पहाड़ में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, जंगल में बाघ भी है, भालू भी है, वो भी कभी भी झपट सकता है, फिर भी हम अपने घर की पूरी देखभाल कर रहे हैं, अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन ये सब करने के बाद भी उनको ना रोजगार नहीं मिल पा रहा। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार का दिख रहा है। और वाकई में अगर आप देखें पिछले पौने 5 साल, अब तो 5 साल ही होने वाले हैं पूरे, पिछले 5 साल में एक भी सरकारी नौकरी रोजगार नहीं हुआ है। घोषणाएं बहुत हुई, आजकल सोशल मीडिया है, वर्चुअल सिस्टम है, तो महिलाओं को सबको पता है कि किस प्रकार से घोषणाएं हो रही हैं और उसके बाद ना ग्राउंड में चीजें हो नहीं पा रही। फिर दूसरा मुद्दा उसके बाद आ रहा है, यहाँ पे जो स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो बहुत ही खराब हो रखी है। जी स्कूल जो है खत्म है। मैं एक गांव में गया तो मेरे को अभी कल की बात है, एक गांव है बंकोली, तो वहां पे ना इंटर कॉलेज है गवर्नमेंट का। जी तो मेरे को एक बुजुर्ग बोलते हैं, सर हम आपको इस इंटर कॉलेज की कहानी बताते हैं, उसी बंकोली के। कहते हैं यहाँ से, इस इंटर कॉलेज से 21 साल में अभी तक कितने आर्मी ऑफिसर बने, और अपने आप मेरे को बोल रहा है ऐसे करके 0। फिर बोल रहा है इस यहाँ से कितने डॉक्टर बने, फिर दोबारा बोल रहा है 0। जी फिर उसके बाद में बोल रहा है कि कितने यहाँ से इंजीनियर बने हैं। कहते हैं कर्नल साहब अगर ऐसी चीजें हैं तो फिर आपको तो और आगे आना चाहिए। तो जी। मतलब मैं कह रहा हूँ ये मुद्दे जो है ना, ये मेन मुद्दे आ रहे हैं। बिजली का मुद्दा आ रहा है, महिलाएं भी कह रही हैं कि हम अगर दिल्ली में बिजली मिल सकती है 200 यूनिट फ्री, तो हमारे यहाँ तो 50-50 हजार का बिल आ रहा है। 50 हजार का बिल का मतलब खाली करप्शन नहीं, किस तरीके से सेंसिटिविटी है कि जो लोग बिल मीटर रीडिंग के लिए जा रहे हैं वो रीडिंग ही ठीक से नहीं कर रहे। यहाँ पे आ रहा है पानी का मुद्दा, बड़ा सिंपल है, नलके लगे हैं घर में, मीटर नहीं है, पानी का नलका आपने खोला और आपका ना ये बिल आना शुरू हो गया। 2 साल से यहाँ पे कोविड की वजह से यात्रा नहीं चल रही थी, होटल बंद थे, लेकिन बिल उनके कंटिन्यूटी में आते गए। तो ये बड़े ओपन कॉमन मुद्दे हैं जिसको कि ओपनली लोग आकर के बोल रहे हैं कि पिछले 21 साल में 2 बार बीजेपी, 2 बार कांग्रेस, उनको हमने मौका दिया, और इसलिए मौका दिया क्योंकि तीसरा विकल्प था ही नहीं, और हम स्वाभिमानी लोग हैं, हम वोट देना चाहते हैं, किसी ना किसी को तो देना है, लेकिन इस बार आपके लिए हम पूरा का पूरा ओपन होकर के आ रहे हैं। तो इन मुद्दों पे लेके हम चल रहे हैं और चर्चा इन्हीं पे हो रही है हमारी। कर्नल साहब, बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात बताई कि पलायन की वजह, जो एक मोटा मोटा आंकड़ा आता है कि करीब राज्य बनने के बाद 60% पहाड़ खाली हो चुके हैं, पहाड़ों से पलायन हो चुका है। देश भर में जो लोग अपने एक्सपर्टीज़ का, दुनिया भर में अपनी एक्सपर्टीज़ का लोहा मनवा रहे हैं उत्तराखंड के लोग, वो उत्तराखंड में नहीं रह पा रहे हैं, उत्तराखंड को उनकी प्रतिभा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर देखा जाए तो जो बेरोजगारी दर है वो राष्ट्रीय दर से लगभग 2 गुनी हो गई है, बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ी है, पहाड़ों से पलायन हुआ है। इसके बाद भी कुल मिलाकर सरकारें बड़ा दावा करती हैं, मौजूदा सरकार ने भी दावा किया, पूर्ववर्ती सरकार ने भी दावा किया, और कांग्रेस और बीजेपी अब दोनों अपने अपने तरीके से उत्तराखंड को एक तरीके से लुभावनी बातें कर रहे हैं। लेकिन एक तीसरे दल होने के नाते, क्योंकि एक विकल्प आपने, एक राजनीतिक विकल्प उत्तराखंड वासियों को दिया है, तो आप क्या मानते हैं कि ये जो चुनाव है ये किन मुद्दों के इर्द गिर्द ये रहेगा? एक आप प्रचार भी कर रहे हैं, आपको अनुभव भी हो गया है काफ़ी, हालांकि आप बहुत पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं रहे हैं शुरू में, आप फौजी रहे हैं, और लेकिन राजनीति के बजाय आप दिल से बात करते हैं, पॉलिटिकल बात नहीं करते, आप दिल की बात करते हैं और दिल से कनेक्ट कर रहे हैं, ये मैंने भी देखा है आपको। तो अब आपको क्या लग रहा है कि किन मुद्दों के इर्द गिर्द ये चुनाव होने वाला है, और आम आदमी पार्टी अपने आप को कहाँ खड़ा पाती है? देखिए, सबसे पहला मुद्दा जो है वो तो है रोजगार। अब अगर मैं रोजगार की बात करूं कि हम रोजगार दिलवाएंगे, तो वैसे तो ना लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, एक संस्था हमने बनाई, यूथ फाउंडेशन जी। उस यूथ फाउंडेशन के जरिए, जिससे हम लड़कों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, बच्चों को, लड़के लड़कियों को, खाना पीना फ्री है, रहना फ्री है, वहाँ पे इंस्ट्रक्टर, हाई क्वालिटी के इंस्ट्रक्टर हैं जो ट्रेनिंग कराते हैं, 3-3 महीने के कोर्स चलाते हैं, और उससे अगर 10-12 हजार लड़के लड़कियां भर्ती हो जा रहे हैं, उससे अगर 4-5 हजार लड़के लड़कियां भर्ती तो हो गए पहले तो बेल्टेड यूनिफॉर्म फोर्स में, जो नहीं हुए उनमें से 4-5 हजार अगर चले गए और सिक्योरिटी एजेंसीज में, उनको ना, क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग अच्छी है उनकी, तो उनको ना हाई सैलरी वाले अपॉइंटमेंट मिलती है। गंगोत्री जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं, वहां किस तरीके का रिस्पांस दे रहे हैं लोग आपको?
गंगोत्री में तो इस तरीके की वेव हो रखी है कि मतलब बीजेपी कांग्रेस सब पार्टी जो है ना कहीं हमारे खिलाफ किसी भी तरीके से करें। अब जैसे एक चर्चा क्या करनी शुरू कर दी है जी कांग्रेस वालों ने कि कर्नल कोठियाल जाए, वो तो ना आउटसाइडर है, जी वो तो उत्तरा ये अपना गंगोत्री विधानसभा का है ही नहीं, वो टिहरी गढ़वाल का है। जी कर्म भूमि मेरी गंगोत्री, सबसे पहले पोस्टिंग में उत्तरकाशी में आया। 1200-1300 जो लड़के भर्ती हो रखे हैं आर्मी में वो उत्तरकाशी के हैं। यहाँ पे जो हमने एनआईएम में जो कोर्सेज करा रखे हैं, मतलब हर बार कोई 1200-1300 का कोर्स होता है, उसमें 25% उत्तराखंड के होते हैं, वो सब यहीं के हैं। एक्स सर्विसमैन जिनसे मेरे रिलेशन है वो सब यहाँ के हैं। यहाँ पे मैंने पता नहीं कितने लोगों का इलाज कराया। तो केदारनाथ में गया तो मैं यहाँ से गया। तो अब ये लोग क्योंकि छोटी सोच के हैं ना, तो ये ना उसी तरीके की राजनीति में पढ़ते जा रहे हैं। ये नहीं समझ रहे कि आज लोग अजय कोठियाल को अपना भाई, अपना बच्चा, अपना चाचा ताऊ, अपना अंकल, अपना सर, अपना आदर्श मानता है। और जैसे जैसे ये बात करते रहते हैं तो लोगों में ना और हमारी प्रति फेवरेबल भावना आती है। दूसरी है बीजेपी, वो कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से अजय कोठियाल यहाँ से इलेक्शन ना लड़े, जी क्योंकि बीजेपी में तो यहाँ पे इतने अलग अलग सेक्शंस हो रखे हैं। जी गोपाल रावत भाई थे बड़े अच्छे, अब वो चले गए। तो उसके बाद में कई होते हैं जो अपने को एस्पायरिंग समझते हैं इलेक्शंस के लिए। जी सारे के सारे वैसे तो दिल्ली में बैठे हुए हैं अभी। जी पर यहाँ पे ना इस प्रकार की राजनीति चल रही है जिसमें हमें दिख रहा है आम आदमी पार्टी की, अजय कोठियाल की, अरविंद केजरीवाल जी की एंट्री गंगोत्री के नाम से पूरे उत्तराखंड में धीरे धीरे हो रही है। कर्नल कोठियाल साहब, एक कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि भाई वो अगर दोबारा, मतलब तो कई वर्ष पहले भी सत्ता में रह चुके हैं 2 बार, अब वो कह रहे हैं जब तिबारा हम सत्ता में आएंगे तो 9 जिले और बनाएंगे। आज तक उत्तराखंड में जिले नहीं बने। इस मुद्दे पर आपका क्या रुख है, आपकी पार्टी का क्या रुख है कि जिले बनने चाहिए? और कांग्रेस ने ये एक मुद्दा उठाया है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा मुद्दा देवस्थानम बोर्ड का है कि भाई अभी चलते चलाते इतना बवाल चल रहा था काफ़ी दिनों से, कई बार आपने देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा उठाया भी, और पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री उन्होंने भंग भी कर दिया। इसको लेकर आम आदमी पार्टी का क्या नजरिया है? दो ये बड़े अहम सवाल हैं। देखिए, सबसे पहले तो जिले का है, 6 जिलों का चल रहा था। अरविंद केजरीवाल जी जब काशीपुर में आए थे अभी रिसेंटली, तो उस दिन स्पेसिफिक नाम देकर के उन्होंने डिक्लेयर करा है, क्योंकि पहाड़ों में जरूरी नहीं है पॉपुलेशन के हिसाब से होना चाहिए, डेंसिटी के हिसाब से होना चाहिए जिला। पहाड़ों में कई बार ना घाटियां इस प्रकार की होती हैं कि एक जगह से दूसरी जगह आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उत्तरकाशी की बात करूंगा, 3 घाटियां हैं, एक पुरोला घाटी है, एक यमुनोत्री घाटी है, एक गंगोत्री घाटी है। पुरोला और यमुनोत्री आसपास हो जाते हैं, लेकिन गंगोत्री घाटी टोटली अलग हो जाती है। एक दिन आने में लगता है, एक दिन जाने में लगता है। तो ये तो हम डिक्लेयर कर चुके हैं कि 6 जिले जो है जी वो आम आदमी पार्टी एकदम से बनाएगी, जो कि आज तक जनता की और समाज की जो डिमांड चल रही थी, जिसपे लोग हड़ताल में बैठे हुए थे, वो हमने ना घोषित कर दिया है। दूसरा है देवस्थानम बोर्ड, देवी देवताओं का स्थान है हमारे यहाँ पे। तो जो रिलीजियस टूरिज्म है वो एक बहुत बड़ा समाज को सपोर्ट देने वाला सिस्टम क्रिएट करता है। उसी की वजह से रास्ते में होटल बनते हैं, उसी की वजह से प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है, उसी की वजह से बीच में लोगों को अपनी डंडी कंडी, लोगों को अपने घोड़े कच्चर लगाने के मौके मिलते हैं। जी अब देवस्थानम बोर्ड बड़े अच्छे तरीके से, पहले सिस्टम जो था ना यहाँ पे मंदिरों में पूजा का, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। पता नहीं कब से धार्मिक यात्री आते हैं, तब तीर्थ पुरोहित अपने अपने गांव से, पहाड़ों में गांव है, वहां से नीचे जाते थे, हरिद्वार और भी नीचे प्लेन में, और वहां से अपने जो इनके जो जजमान है उनको लेकर के गाइड करके ऊपर आते थे। तब गाड़ियां थी नहीं, तो बीच में बोलते थे चट्टियों में आग जलाई जाती थी, वहां पे इनके लिए ये चद्दर बिछाते थे, खाने की सुविधा करते थे। और एक बहुत अच्छे तरीके से ना अपने इनको तीर्थ पुरोहित जो है अपने जजमानों को पूजा कराते थे। जब पूजा कराते थे तो दक्षिणा भी नहीं लेते थे और यात्रियों को वापस भेजते थे। कई बार यात्री का पैसा नहीं है तो दक्षिणा की उनको रास्ते का पैसा भी देते थे, किराया। जी फिर अपने समय पे तीर्थ पुरोहित जाते थे इन यात्रियों के पास, और फिर वहां से उनको एक दक्षिणा मिलती थी। बड़ा अच्छा सिस्टम था। पता नहीं क्यों देवस्थानम बोर्ड इन्होंने बना दिया, कितने लंबे समय तक उसको क्रिएट करा, एक ऐसा अनसर्टेन इन्वायरमेंट कि ना लोगों की भावना और ना तीर्थ पुरोहित, दोनों को दोनों खुश नहीं रह पाए। अब उन्होंने दबाव में आकर के कर तो दिया ऐसे कैंसिल, लेकिन उनका जो मेरे को लगता है विचार जो है ना, वो तो हमेशा अड़ियल वाला रहेगा। जनता से, तीर्थ पुरोहित से पूछे बगैर वो कुछ भी कर सकते हैं। एक बात और कर्नल साहब, इंटरप्ट करूंगा, एक बात और बीच में आई थी कि भाई उत्तराखंड का देवस्थानम बोर्ड है और उसके सदस्य, जैसे उत्तराखंड के लोग, आप उत्तराखंडी हैं, लेकिन जो आपके जहाँ से विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हो
वहाँ पर गंगोत्री से वो कह रहे हैं कि भाई ये तो बाहर ही हैं, जबकि कर्नल साहब ने वहाँ काम किया। लेकिन देवस्थानम बोर्ड में अंबानी के बेटे, बड़े बड़े उद्योगपति, बाहर के लोग, वो कैसे आ गए? उनका क्या काम है? आम आदमी पार्टी का इस पर क्या नज़रिया है? क्या उत्तराखंड में कोई काबिल आदमी, कोई इस तरह का बहुत मुफीद आदमी देवस्थानम बोर्ड के लिए नहीं है? कि एक तरीके से जो बीजेपी की सरकार थी, मतलब है अभी भी, तो क्या उसका ये नज़रिया था कि वो इसको भी एक तरीके कमर्शलाइज कर दे? कर्नल कोटियाल, देखिए, पहले तो बोर्ड में मेंबर कौन है वो तो बात की बात है, पहले तो देवस्थानम बोर्ड होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जी साथ में अगर और किसी प्रकार का कोई बोर्ड बनता है, मैं मंदिर के धार्मिक विचारों पे किसी बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई बोर्ड बनता है उसमें ना अगर तो आप किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को ला रहे हो, किसी रिटायर्ड आदमी को ला रहे हो कि वो ना पॉलिसीज को समझते हुए चीजों को, बोर्ड को कैसे चला सके, तो ठीक है। लेकिन अगर आप इसलिए ला रहे हो कि आपको डोनेशन मिल जाएगा, अगर आप इसलिए ला रहे हो कि आप ये जो क्राउड फंडिंग होती है किसी इवेंट के लिए वो हो जाएगी, तो सरकार को तो ऐसे काम पे तो नहीं पड़ना चाहिए। सरकार को लेके आना चाहिए जरूर कोई रिटायर्ड सीनियर आईएएस ऑफिसर है, कोई रिटायर्ड आर्मी चीफ है, कोई रिटायर्ड एम्बेसडर है, जिनको कि ना एक्सपीरियंस है, वो अगर किसी बोर्ड में आए तो अच्छा रहेगा। पर देवस्थानम बोर्ड जैसी चीज पे तो खैर कोई मेंबर तो छोड़ो, देवस्थानम बोर्ड होना ही नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, आप मुख्यमंत्री अगर बनते हैं, तो देवस्थानम बोर्ड पर सीधा क्या नज़रिया है आपका? देवस्थानम बोर्ड तो रद्द हो ही चुका है, हम तो बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। उसके बाद में हम तीर्थ पुरोहितों से पूछेंगे कि किस प्रकार से सुविधाओं को और बेहतर बनाया जा सकता है, जिसमें कि यात्रियों को अच्छा लगे, ज्यादा से ज्यादा यात्री आए, किस प्रकार से तीर्थ पुरोहितों का हक हकूक वो उनको उनके पास बरकरार रहे, किस प्रकार से वहां पे इन्वायरमेंट को अच्छा क्रिएट कर सके, कैसे एक हेल्दी यात्रा का पूरा सिस्टम बना सके, वो हमने करना है उनसे जरूर डिस्कस। कर्नल साहब, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है और आम आदमी पार्टी इसको लेकर लगातार, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर बहुत आक्रामक तरीके से कैंपेन चला भी रही है। भ्रष्टाचार उत्तराखंड का बहुत बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार की वजह से शायद मुझे लगता है एक बहुत बड़ी वजह उत्तराखंड का जो डेवलपमेंट नहीं हो पाया, जो वहाँ रोजगार सृजित नहीं हो पाए, जो वहाँ के पर्यावरण का संरक्षण नहीं हो पाया, वो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी वजह है। इसकी वजह से आपदाएं तमाम आई और अभी भी आशंका बनी हुई है। तमाम जो पर्यावरणविद हैं, पद्मश्री अनिल जोशी जी से भी हमारी कई बार चर्चा हुई इस संदर्भ में, तो उन्होंने कहा कि भाई उत्तराखंड के लिए कोई प्लान नहीं बनाया गया, पर्यावरण को बर्बाद किया गया, वहाँ अत्यधिक दोहन किया गया। तो तमाम पर्यावरणविद भी इस बात को मानते हैं। प्रोफेसर अनिल जोशी का तो मैं हवाला दे ही रहा हूँ। इस पर आपका क्या नज़रिया है? और भ्रष्टाचार को लेकर भी अगर आपकी सरकार आती है तो उस पर क्या एक्शन होगा, क्या नज़रिया है? देखिए, कोई भी गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस अगर मैं बोलूंगा, तो जो गवर्नमेंट होती है इस गवर्नेंस को जो चलाती है, उसमें दो टाइप के लोग हो गए, दो टाइप के एंट्रीज हो गई रादर। एक हो गया ब्यूरोक्रेट, एक हो गया पॉलिटिशियन। इन दोनों को मिलकर बनती है गवर्नमेंट। अब ब्यूरोक्रेट्स चाहे भी कि वो अच्छा करे, लेकिन पॉलिटिशियन अगर उसके अंदर ना सोच ही नहीं है, अगर वो अपना ही इंटरेस्ट देख रहा है, तो सिस्टम ऐसा क्रिएट हो जाता है कि उदाहरण हमारे सामने है, देहरादून में गांधी पार्क है एक फेमस, जी नामी गांधी पार्क है, तो बड़ी अच्छी जगह है। गांधी पार्क आज फेमस इसलिए हो रखा है कि वहां पे ना सब लोग हड़ताल में बैठ रखे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, इवन पुलिस डिपार्टमेंट हड़ताल में बैठ रखा है, उनके जो डिपेंडेंट है। अब अगर हम बात करें भ्रष्टाचार, एजुकेशन फेल हो रखी है। हम बात करें एम्प्लॉयमेंट फेल हो रखा है। उसका एग्जांपल मैं कोट करता हूं। मेरे पास कुछ लड़के आए कि सर हमको ना बाल विभाग उत्तराखंड का, उसमें हम नौकरी में थे, उससे हमको निकाला गया। अब हमको बोल रहे हैं कि आप अगर दोबारा नौकरी में रहोगे तो आपको ना 3 महीने की अपनी तनख्वाह एक प्राइवेट ट्रस्ट है उसको डोनेट करनी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा आप डोनेट कर रहे हो। और ये करने का तरीका कैसे अच्छा बनाया सरकार ने कंपनी को आउटसोर्स कर दिया, आउटसोर्स कर दिया मैन पावर के लिए। तो मेरे को जब उन्होंने बोला तो मैंने ना उसके लिए अप्लाई करा, उसमें नौकरी के लिए, मतलब ओपन है, सबको पता है। मैंने 25,000 रुपए उस कंपनी के अकाउंट में डाले, वो जो ट्रस्ट का नाम था। मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया एक चपड़ासी का, एक चौकीदार का। 8,500 रुपए में कर्नल अजय कोठियाल को एक चौकीदार की अपॉइंटमेंट मिली बाल आयोग में, चंपावत में। मैंने वो जाकर के ना पूरा जो था ओपन चीजें है, मैंने जाके उसकी शिकायत करी, ऑफिशियल शिकायत करी। आप देखिए आज तक ना कोई एक्शन ही नहीं है।
और वही मिनिस्टर रेखा आर्या जी दोबारा इलेक्शन लड़ने को तैयार है। हाँ, रेखा आर्य कोई ने उस अधिकारी समय वहां कहा पे- था, रेखा आर्य ने बड़े बड़े दावे किए थे कि भाई मेरा विभाग भ्रष्टाचार मुक्त है। आपने तो सबूतों के समेत कहा था। तो क्या ऐसे लोगों को जो 5 साल भ्रष्टाचार में डूबे रहे, आपने तो बाकायदे उदाहरण समेत बताया, खुद ही भुक्तभोगी बनकर गए, एक पूरा उसका आपने रियलिटी चेक किया खुद ही, और उसके बाद भी अभी इस तरह के लोग फिर वोट मांगने आ गए। कर्नल कोठियाल, आखिरी सवाल मेरा आपसे कि ये आजकल देख रहा कि भाई कभी हरक सिंह रावत कुछ कहते हैं, कभी पुष्कर सिंह धामी कुछ कहते हैं, दोनों एक दूसरे को छोटा बड़ा भाई बताते हैं, और फिर अचानक हरक सिंह रावत दिल्ली जाते हैं, पार्टी से बर्खास्त किए जाते हैं, अब वो आंसू बहा रहे हैं। तो ये आंसू क्या कुछ कारगर होंगे? और जैसा आपने पहले ही कह दिया कि अदल बदल किया करते हैं पार्टियों में, इसलिए भ्रष्टाचार को उठाते नहीं हैं। तो ये क्या क्या चल रहा है? मतलब कुल मिला के ये है क्या, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ये क्या चल रहा है? दो पार्टियां थी ना पहले, तो अब क्या होता था कि जनता के पास भी कोई विकल्प होता नहीं था, तो ये लोग जनता की भावना से खेल करके जी जिस भी पार्टी में चले जाएं वो ना इमोशनल कर दे जनता को, और उसके बाद में अपना बेनिफिट लेते थे। कैसे कैसे शब्द यूज करते हैं। अब मान लो हरक सिंह रावत जी कांग्रेस से वापस आ रहे हैं, तो शब्द को बोला जा रहा है घर वापसी। जी घर वापसी है ये? जी मतलब क्या हमने पॉलिटिक्स में ना टेक्निकल वर्ड्स को कैसे यूज करना शुरू कर दिया। एक एक होता है, एक भाषा है, उसमें ना जो बैल होता है घर का, वो बैल जाकर के दूसरे के खेत में खाना खाता है, चरता है और फिर अपने घर में आ जाता है। हरक सिंह रावत जी को ये बोला जा रहा है। तो अगर ऐसे वर्ड है कि जो जहाज में बैठा हुआ पंछी है उड़ेगा कहीं भी लेकिन घूम करके तो जहाज में ही आएगा, ये सिस्टम अगर क्रिएट हो गए तो ऐसे लोगों को तो मेरे को नहीं लगता जनता इस बार एक्सेप्ट करेगी। आम आदमी एक विकल्प भी आ रहा है, जनता को उसमें भी बहुत इसलिए उम्मीद भी दिख रही है। क्या 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 दिख रहा है आपकी पार्टी का नंबर, क्या कहाँ तक पहुँचने जा रहा है? कितने नंबर तक पहुँच रही है आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में, कर्नल साहब? अभी तो 24-25 दिन बचे हैं, लेकिन मैं अगर सिंपल मैथमेटिकल तरीका बताऊं कि मार्च में आम आदमी पार्टी का कितना सर्वे में एक्सेप्टेंस आती थी, मई में वो और अच्छी स्ट्रांग हो गई, नवंबर दिसंबर में और स्ट्रांग हो गई, जनवरी में और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। तो हम तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरी पार्टी से तुलना जब सर्वे में आता है, दूसरी पार्टी को देखो, वो ऊपर से ना नीचे को आ रही है। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो कुल 9 साल में दिल्ली जैसी जगह में 3 बार सरकार बना चुकी है। बीजेपी कांग्रेस गायब है, बीजेपी के 8 वहां पे विधायक हैं, कांग्रेस का 0 है। अभी चंडीगढ़ उदाहरण है, वहां पे जो इलेक्शन हुए थे पहली बार लड़ी आम आदमी पार्टी और आकर के मेजोरिटी में आ गई। यहाँ पे भी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी चल रही है, सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है, ये लोगों को भी उम्मीद है और उसी उम्मीद को लोग कन्वर्ट भी करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, मेरी शुभकामनाएं आपको, आपकी पार्टी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप जन सरोकारी राजनीति ऐसे करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी के नेता और उत्तराखंड में सीएम का चेहरा कर्नल अजय कोठियाल ने बहुत सारी बातें हमसे की, लेकिन जो एक बात मुझे भी भा गई कि भाई वो ये कह रहे हैं कि वोट किसी को आप दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किस दल को दीजिए, मुझे दीजिए, इसे दीजिए, उसे दीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि भ्रष्टाचारी को वोट मत दीजिए, दुराचारी को वोट मत दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, इन मुद्दों को, जाति, धर्म, संप्रदाय, इससे इतर उन लोगों को वोट दीजिए जो आपके सामने वोट मांगने आ रहे हैं। उनको कसौटी पर कसिए और पूछिए कि आपने हमारे हित के लिए क्या किया। पहाड़ों के से जो पलायन हो रहा है उसे रोकने के लिए आपने क्या किया, रोजगार के लिए क्या किया, दवाई के लिए क्या किया, कमाई के लिए क्या किया, पढ़ाई के लिए क्या किया। जो अहम मुद्दे हैं, जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, जो जन सरोकार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उन्हीं को वोट दीजिए। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आगे की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।